नमस्कार, मैं हूं मधु राणा और आप देख रहे हैं मधुनामा। हमारे देश में 700 से अधिक जनजातीय समूह हैं, जो देश की कुल आबादी का 38% हैं। लेकिन हम लोग आदिवासी समाज के बारे में क्या जानते हैं? हमेशा हमारे अंदर एक उत्सुकता रहती है कि आदिवासी क्या है, ट्राइबल्स क्या हैं। हम लोग अगर जानते हैं तो इतना हम लोग समझते हैं कि जो जंगल में रहते हैं वो आदिवासी है, लेकिन आदिवासी इससे कहीं ज़्यादा है। तो आइए बात करते हैं कानूराम टुडू जी से, जो कि द ऑल इंडिया सरना धर्म चेमेड आसरा के निर्विवाद रूप से काफ़ी सालों से वाइस प्रेसिडेंट हैं। नमस्कार कानू जी। हाँ, आपको भी जोहार और मधुनामा की तरफ से भी बहुत बहुत जोहार, बधाई। जी धन्यवाद। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है आपसे कि आदिवासी क्या है? ये कोई धर्म है या क्या है ये आदिवासी धर्म नहीं है, आदिवासी एक कास्ट है, जात है। तो इसीलिए आदिवासी है। आदिकाल से इस देश में बसा हुआ लोग ही आदिवासी है जी। और ये आदिवासी में संथाल हो, मुंडा, माहली, बिरहोड़, ये सब आदिवासी है। ये आदिवासियों का ही यही सरना धर्म है। तो ये आदिवासी जो है झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, इस सब देश में ज़्यादातर आदिवासी लोग रह रहे हैं। जी। तो धर्म जो है वो सरना है जी। और आदिवासी मतलब जो जनजातीय समूह है उनको आदिवासी कहा जाता है, जो कि शुरू से आदिकाल से रह रहे हैं। जी। तो और धर्म हुआ सरना। धर्म हुआ सरना। तो यानी कि ये सनातन धर्म ही हुआ, क्योंकि सनातन भी शुरू से है। तो सनातन धर्म और आदिवासी एक ही है। हाँ, एक ही था। ये राजनीतिक के बजाय से ये सनातन धर्म लोगों को सारी धर्म का नाम से कोई टुकड़ों में बांट दिया। तो ये संस्था जो है आपकी द ऑल इंडिया सरना धर्म, जिसके आप काफ़ी सालों से निर्विवाद रूप से वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो ये क्या क्या काम करती है, अपने बारे में कुछ हमें बताइए। जी, ये द ऑल इंडिया सरना धर्म चेमेड आसरा वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जी। ये 1950 में बना था। ये आदिवासी जो झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम में रह रहे हैं, आदिवासियों का रीति रिवाज, अपना धर्म, संस्कृति लुप्त होने जा रहा था। इसीलिए ये हमारे उड़ीसा के मयूरभंज जिला के डांडबुस में ओल गुरु पंडित रघुनाथ मुर्मू एक जन्म लिया, जो हमारे आदिवासियों का लिपि ओल चिकी ने आविष्कार किया। और उसके साथ साथ ये मयूरभंज में ही धर्मगुरु बाबा बनाव मुर्मू का जन्म हुआ। और ये धर्मगुरु बनाव मुर्मू का यही काम था कि आदिवासियों का रीति रिवाज जो लुप्त होने जा रहा है, जैसे कि एक ही गोत्रों में उन लोग शादी ब्याह कर रहा, अपना धर्म का स्थान जाहिरगाह होता है उसको पहचान नहीं पा रहा और उसका रीति और रिवाज को ठीक से नहीं मना पा रहा। इसीलिए ये धर्मगुरु बाबा बनाव मुर्मू ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम हुआ दी ऑल इंडिया सरना धर्म चेमेड आसरा। तो मैं वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हूँ 1974 साल से जी। और मैं झारखंड डुमरिया प्रखंड लखाईडी गांव में रहता हूँ और वहाँ के मैं प्रधान हूँ। तो इसीलिए दी ऑल इंडिया सरना धर्म चेमेड आसरा का ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रांच हमारे लखाईडी गांव में भी है। और यही दी ऑल इंडिया सरना धर्म चेमेड आसरा का काम है कि आदिवासियों को जागरूक करना। जैसे आदिवासी लोग अब देखते हैं हांडिया शराब से नशा हुआ पड़ा हुआ रहता है। मैं दर्शकों को बता दूं कि हड़िया जो है वो एक शराब का नाम है, जो कि एक तरह से कहा जाए तो देशी शराब है, जो कि वहाँ पर बहुतायत में बनाई जाती है जी, झारखंड में जी जी। और ये तो सिर्फ पीने के लिए नहीं है, तो लोग रोड पर
बेच रहे हैं, इसीलिए आदिवासी लोग अपना बच्चे लोगों को पढ़ा नहीं पा रहा है। और कोई बीमार पड़ने पर उनका अंधविश्वास जो डायन प्रथा है उसमें घोषित कर देता है। इसीलिए गुरु बाबा बनाव मुर्मू ने ऑल इंडिया सरना धर्म चेमेन आसड़ा का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो 79-80 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। तो तभी से झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में इसका ब्रांच ऑफिस है और आदिवासियों को सेमिनार में या बड़े बड़े वैसा वर्कशॉप करके समझा रहा, ये डायन प्रथा वो बेकार, आप लोग मारपीट हो रहे, झगड़ा कर रहे, और किसी को बीमार हो गया आप बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना इलाज किए हुए आप अपना बड़े मामी को या कोई पड़ोस को आप डायन घोषित कर रहे हैं। इसी का अभी पूरे 3 स्टेट में इसका अभियान चल रहा है, नशा मुक्त और अंधविश्वास या डायन प्रथा का मुक्त के लिए। आपने अपने गांव को एक नशा मुक्त गांव एकदम घोषित हो गया है और आपको उसके लिए सम्मानित भी किया गया है। तो कितना आपको इसके लिए कार्य करना पड़ा, कितना कठिन रहा या आराम से हो गया? ये जो नशा मुक्त आदिवासियों का तो वही नशा ही मूल खाद्य है, इसको मुक्त के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा और अभी भी संघर्ष जारी है। जैसे कि कोई मारपीट से या केस मुकदमा से इसका मुक्त नहीं होता है, ये प्रेम भाव से अपना गांव में बैठक करके गांव के प्रधान के साथ बैठ के उसको समझाना पड़ता है कि देखो इससे हम लोगों को दूर होना ही होना होगा। उसके दुष्प्रभाव और अवेयरनेस आप लोग वहाँ पर जाकर के उनको जी तो आराम से लोग मान जाते हैं, आसानी से मान जाते हैं, या आपको बहुत इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है? बहुत परिश्रम करना पड़ता है। कुछ कुछ गांव में थोड़ा सा आसान पड़ता है और ज़्यादातर गांव में बहुत कठिन है। तो अभी तक कितने गाँव को आप नशा मुक्त करवा चुके हैं? एक तो आपका गाँव है ही लखाई, हाँ, एक जो संपूर्ण रूप से जो है पूर्ण रूप से नशा मुक्त है। जी। इसके साथ साथ हमने माने ये 3 स्टेट मिला करके 10,000 से ज़्यादा गांव को नशा मुक्त किए हैं और अभी भी जारी है। और इसमें सिर्फ नशा मुक्त का ही नहीं, ये आदिवासी लोग गरीब के चलते या किसी कारण के बोझ से अपना पहाड़ को भी काट उजाड़ करके वो लकड़ी को बेचता था। इसी को भी हम लोग समझाते हैं कि लकड़ी को नहीं काटना है, पहाड़ को बर्बाद नहीं करना है। आदिवासियों का धर्म पहाड़ पर्वत से जुड़ा हुआ है, जो पहाड़ उजाड़ जाएगा तो आदिवासियों का धर्म भी उजाड़ जाएगा। इसीलिए इसके लिए भी हम लोगों को समझाते हैं। और ये जो आदिवासी लोग ज़्यादातर बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, इसको भी हम लोग समझाते हैं, प्रयास करते हैं कि बच्चे को स्कूल भेजें। इसीलिए आज हमारे गांव में एक गैर आवासीय विद्यालय के रूप में लगभग 15 साल चलाए। उसमें एक छोटा सा झोपड़ी था और शिक्षकों को साल में हम लोग पैसा तो नहीं दे पा रहे थे, उसको हम लोग धान देते थे जी, साल में धान देते थे। अच्छा, वैसा करके विद्यालय को चलाए। ये 15 साल से आप इस तरीके से हाँ, अवैतनिक शिक्षक थे जी। तो वो आप ही के समाज के रहे होंगे लोग, कि बाहर से कोई आता था पढ़ाने के लिए? नहीं, बाहर से भी लोग आते थे। अच्छा, बाहर से भी, हमारे गांव के बाहर से भी लोग आते थे। और इसी को देख करके बहुत सारे गांव के प्रधान लोग भी अपना जागृत हो गए हैं और उन लोग भी अपना बच्चे लोगों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। तो अब तो वहाँ पर एक रेजिडेंशियल स्कूल बन रहा है? हाँ, ये तो रेसिडेंशियल स्कूल हो गया। 2000 के पहले उस गांव में कोई स्कूल सरकार की तरफ से नहीं था। जो अब बन रहा है वो सरकार की तरफ से? हाँ, ये सरकार की तरफ से 2 हॉस्टल बन रहा है, लड़का का और लड़की का। अच्छा।
आपका प्रयास देख करके सरकार ने भी आगे ये कदम बढ़ाया है। और इसके 2000 के लगभग में हमारे गांव तो माने पहाड़ के ऊपर है, 12 किलोमीटर ऊपर वो गांव स्थित है। जी। वो झारखंड का एक छोटा कश्मीर है। अच्छा। एक समय ऐसा था उस गांव में दिन दहाड़े उग्रवादी लोग रहते थे। उग्रवादी मतलब? उग्रवादी नक्सलिस्ट। जी। और नक्सल से बहुत आपका गांव भी वो एरिया बहुत ग्रस्त रहा है। बहुत ग्रस्त था। अब तो वहाँ पे इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं। घटना तो हमारे गांव में नहीं हुआ, लेकिन उसके सामने जो लांगो है, भितरमदा है, उस सब में बहुत घटना घटा था पहले। क्या कोई घटना अगर अभी मैं आपसे पूछना चाहूँ कोई नक्सल का इस तरह का, तो जो आपको याद हो? मैंने उन लोगों का मकसद था कि मेंबर बन कर के उनके साथ रहे और सरकार के विरोध में काम करे। जबरदस्ती वो लोग जबरदस्ती लेकर के जाते थे। तो जिस गांव के लोग उसमें नहीं जाते हैं, मेंबर नहीं बनते हैं, तो उन लोगों को तंग करता था। गांव के अच्छी अच्छी महिला को देख कर के अपना ले जाते थे और पूरे पहाड़ में घुमाते थे। कहा जाने उन लोग खाते कहाँ, खाते पीते कहाँ। तो बहुत अत्याचार हुआ। जान बचाने के लिए हम लोग तो भले हम लोग नहीं खाते थे, उन लोगों को देते थे। लेकिन इतना गांव लोगों का और मेरा ये था, मैंने सोच था कि इसमें हम लोग नहीं जाएंगे और सरकार से थोड़ा सा मदद लेंगे और इसको इस हमारे एरिया से पूरा भगा देंगे। तो सरकार ने हम लोगों को सहयोग दिया और तभी से ये हमारे क्षेत्र अभी बहुत अच्छा है। जी। और उग्रवादी का नक्सलवादियों ने आपके ऊपर भी बहुत हमला किया था, आपको भी शायद बहुत परेशान किया था, तो क्या घटना थी वो? माने ये जो उस गांव में मैं विद्यालय चलाता था और गैर आवासीय विद्यालय के रूप में बच्चे लोगों को रखा गया था। जी। तो ये 300 बच्चे को मैंने रखा था। 300 बच्चे? जी। जो ये 300 बच्चे को जो मैंने रखा था, तो भी तो उनके लिए राशन पानी का व्यवस्था करना होगा और जो बच्चे बुखार होता है उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। जी। अपना साइकिल से, बाइक एक तो था नहीं। ये कितने साल पहले की बात है? ये 2000 के पहले की बात है। अच्छा। और उसी के लगभग की बात है। तो जब मैं ये राशन पानी के लिए कभी डीसी के पास आता था, कभी थाना पर भी जाता था, कभी ब्लॉक में जाता था, तो इसीलिए उन लोगों का मन में हुआ कि ये हम लोगों के खिलाफ में सरकार को सूचना दे रहा है। जी। तो ऐसा करके एक दिन शाम का समय था, करीब करीब 3:30-4 बजे का समय था। हमारे गांव में ही एक बहुत बड़ा ये है, माने गोलघोर जैसा एक द्वीप है। ठीक है। वहाँ पर हमको बुला के ले गए कि चलिए हम लोग मीटिंग करेंगे वहाँ। मैं वहाँ मीटिंग में गया, जा कर के तुरंत हमको बांध लिया वैसा एकदम उल्टा से। और मेरा बहुत जाटा था तो भी। अच्छा। अभी तो जाटा नहीं है। जाटा यानी कि लंबे बाल थे? हाँ, लंबे बाल थे और ऐसा एकदम मोटा मोटा था। जी। तो भी हमको बांध लिया। बांधने के बाद बोला तुम सरकार का बहुत बड़ा दलाल हो, तुम बहुत घूमते हैं, डीसी ऑफिस जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, थाना जाते हैं, तो इसीलिए तुम्हारा आज अंतिम, तुमको जिंदा जला देना है और आज कोई सुनवाई नहीं, जौन अदालत में आपका सज़ा होगा। तो मैंने कहा मैं तो आपके विरोध कुछ किया नहीं, तो ठीक है हमको छोड़ दो, मैं आज से वैसा मैं नहीं बाहर जाऊंगा। तो बोला हाँ 1 किलोमीटर से ज़्यादा आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, मैं 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाऊंगा। तो एक बात है कि ये 300 बच्चे को जो मैं रखा हूँ जी, तब तो मैं जाऊंगा ही सारी व्यवस्था के लिए। जी। तो ठीक है, काल से मैं ये 300 बच्चे को वापस भेज देता हूँ अपना घर। तो
उन लोग विचार किया कि अगर बच्चे बाहर के सब बच्चे हैं वो आपस अपना घर भेज देगा तो 300 गांव में हम लोग नहीं घूमने का मौका मिलेगा, तो हम लोग कहाँ घूमेंगे। हाँ, सबके उनको लगा कि ये तो हमारे खिलाफ जाएगा, हमारे खिलाफ नेगेटिव चला जाएगा, नेगेटिव चला, कहाँ हम लोगों का राशन पानी कहाँ मिलेगा। तब तो उसी को विचार करके हमको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद तो अभी मैं फिर विद्यालय को चालू किया जी। और भी बच्चे को लाया। वो बच्चे उस सरकार की तरफ से नहीं, ये हम लोगों का ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से था, दी ऑल इंडिया सरनाथरम चेमेन असरा की तरफ से। माने ये बच्चे से तो मैं पैसा या चावल नहीं लेता था जी। माने ये जो हम लोगों का मेंबर है इसमें उनके से बच्चे थे वो? नहीं, उनके बच्चे नहीं थे, ये मेंबर जितने हैं सारना धर्म के मेंबर, इनसे मैं खाना बनाते समय एक एक मुट्ठी चावल रखवा करता था। अच्छा। तो वही चावल सप्ताह में इकट्ठा करके ये बच्चे लोगों को खिलाते थे। अच्छा। तो उसी करके मैं विद्यालय चलाता था। तो फिर मतलब एक सप्ताह उन्होंने इकट्ठा किया एक एक मुट्ठी चावल अपने घर पर। जी। फिर आप उनको लेने के लिए जाते थे। जी। तो इसीलिए आपका आना जाना। और ये सब आप साइकिल से उस समय? हाँ, उस साइकिल से, पैदल से जी। और ये जो स्कूल था वो आपके लखाईडी में ही था? ये हमारे लखाईडी में था। हाँ, वहाँ बहुत शांति जगह है जी। और वो पूरे गाँव ग्रामीण सहयोग कर रहे थे जी। तो इसीलिए अपने गांव में ही। तो अच्छा, तो फिर आपने इसके बाद और भी बच्चों का एडमिशन किया? जी। फिर उसके बाद जब इनको नक्सलियों को पता चला कि आप अभी भी बाहर जा रहे हैं आ रहे हैं जी, नहीं तो कुछ नहीं किया। तो बोला ठीक है आप जाइए लेकिन हम लोगों के खिलाफ मत बनिए। तो ऐसा करते करते हम सरकार को कुछ सूचना दिया कि हम लोगों को सहयोग करे कि इस उग्रवादी से हम लोगों का गांव या पूरा इलाका मुक्त हो जी। तो सरकार ने सहयोग दिया। सहयोग देने के बाद अभी लांगो में और भितरमदा में बहुत सारे ग्रामीणों ने उग्रवादियों को मार गिराया। तो भी से हल्का हल्का अभी ठंडा हो गया, अभी पूरा मुक्त हो गया। नहीं तो भी जो मेरा लंबा बाल था तो भी उग्रवादी लोग मेरा बाल को केरोसिन तेल या पेट्रोल तेल डाल करके जलाने का प्रयास किया था। तो उनका कमांडर के सोच विचार किया कि जो 300 बच्चे मैं वापस भेज दूंगा तो 300 बच्चे 300 गांव घूमने नहीं पाएंगे, इसीलिए मेरे को छोड़ दिया। इसके बाद हम लोगों को बहुत राहत मिला और ये हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये आदिवासियों को समझाने के लिए हमारे ओल गुरु पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 4 किताब लिखा है, वो ड्रामा यात्रा। अच्छा। उसका नाम है बिदु चंदन, खेरवाड़ वीर, दाड़ेगे धोन और आदिवासी संथाल हुल। इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसको भी हम लोग ड्रामा के रूप में आदिवासियों को दिखा देते हैं कि नशा क्या चीज़ है, नशा से क्या नुकसान होता है। ये किताब किस बारे में है? ये जो 4 किताबें हैं ये क्या है? इसीलिए मैं कहने जा रहा हूँ कि बिदु चंदन का मतलब हुआ, बिदु एक लड़का है और चंदन एक लड़की है। उन लोग अपना घर में किस तरह से प्रेम से रह करके बिना नशे बिना झगड़ा अपना काम को देखे, घर बनाना, बच्चे को पढ़ाना और गाय बकरी को ढंग से रखना, ये सब का ये है। और नशा से क्या नुकसान होता है, झगड़ा से क्या नुकसान होगा, ये सब हम लोग ड्रामा के रूप में दिखा देते हैं। एक तरह से वो गाइडलाइंस हैं। जी, गाइडलाइन आदिवासियों के लिए, जीने के लिए। और वो हो गया बिदु चंदन जी। और ये खेरवाड़ वीर और एक किताब का नाम है जी। वो किताब का ये है कि गांव में झगड़ा करने से क्या नुकसान होता है, गांव में 2 पार्ट होने से क्या नुकसान होगा। और देवी देवता को बिदु चंदन हो गया पर्सनल लाइफ के ऊपर जी, घर परिवार के लिए। वीर हो गया वो हो गया समाज में, समाज में। और ये देवी देवता का रीति रिवाज को जो नहीं मानेगा तो क्या हाल होगा जी,
उसी के विषय में है। जी। तो उसी को भी हम लोग वो ड्रामा के रूप में पूरे झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में हम लोग आदिवासियों के बीच में दिखा देते हैं। जी। और ये जो आदिवासी समाज में हांसदा, मुर्मू, किस्कू, टुडू, मर्डी, ये सब जो गोत्र है इसको भी हम लोग समझा देते हैं। जैसे सनातन धर्म में एक गोत्र में शादी ब्याह नहीं होता है, उसी तरह आदिवासी के बीच में भी जैसे कोई टुडू में ब्याह नहीं होता है, शादी ब्याह नहीं होता है, नहीं चलता है। ये भी आदिवासी लोग कुछ गांव में ऐसा चला दिए हैं कि एक ही गोत्रों में भी शादी ब्याह किया है। इसको भी हम लोग समझा देते हैं कि ये हम लोगों नहीं करना है, नहीं और करना इसके है, करने के क्या नुकसान है, ये करने से क्या नुकसान है, वो भी हम लोग ड्रामा के माध्यम से सिखा देते हैं। जी। आपने बताया कि आदिवासियों के जो धर्म है वो सरना धर्म है, जैसे कि सनातन धर्म है। तो ये सरना धर्म क्या है? सरना धर्म आदिवासी लोगों का धर्म का नाम है। ये प्राकृतिक का पूजा करता है जी। और मूर्ति पूजा नहीं करते। नहीं, मूर्ति पूजा सरना धर्म में नहीं करते हैं, प्राकृतिक का पूजा करते हैं। इसीलिए ये जैसे कि कोई पत्थर में करता है, पेड़ के नीचे पत्थर गाड़ के उसको पूजा करते हैं, जो प्राकृतिक का पूजा है, उसी को ही सरना धर्म कहा जाता है। और ये प्राकृतिक पूजा वाले का जो रीति रिवाज है ये बहुत ही अलग है। हम लोगों का आदिवासी के ऊपर में एक माझी परगना का एक सिस्टम है। वो जैसे सरकार ने बनाया एक पंचायत जी, उसको एक पंचायत से एक ये प्रखंड से अनुमंडल, अनुमंडल से जिला, उसी तरह आदिवासियों का भी है। एक छोटा सा जो पंचायत है उसको हम लोग कहते हैं घाट। अच्छा। और ये प्रखंड को हम लोग कहते हैं पीड़। ठीक है। जिला को हम लोग कहते हैं देश। ठीक। घाट, पीड़ और देश, उसी के माध्यम से उस देश में हम लोगों का एक, जैसे मैं उस गांव के प्रधान हूँ जी, उस देश का एक देश परगना होता है। हम लोगों का ये में पूर्वी सिंहभूम में देश परगना बाजू मुर्मू है, वो अनुमंडल में। अच्छा। उसी के माध्यम से इसको हम लोग अपना महीने में या 6 महीने में पूरे ग्राम के प्रधानों के साथ बैठ के उसको हम लोग निर्धारित समय पर उसको तय करते हैं कि क्या करना है, किस तरह से ये समाज को चलाना है। आप नियम कानून या जो भी समाज में हो रहा है उसको लेकर के आप वहाँ पे विश्लेषण करते हैं, आप एनालाइज करते हैं जी 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 जी, और उसके ऊपर आप डिसीजन लेते हैं जी कि आगे इस समाज में, हमारे समाज में हम क्या करें उसके बेहतरी के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। जी 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 जी, ठीक है। और इसमें ये जो आदिवासी लोगों का नाच गान होता है जी, ये तो हम लोग हाथ पकड़ करके नाचते हैं जी। तो इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे समाज के ही आदिवासी ही एक सीमाल टुडू जी, वो सबसे पहला गायकार है। वो लड़की का सुर से भी और लड़का का सुर से भी गाना गाता था। तो किसी कारणवश से वो बीच में चुप हो गया था, कोई अपना कमाई के लिए बाहर काम करने पलायन किया था जी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम लोग सोचा कि ये तो पहला गायकार है, फिर उसको हम लोग वापस बुलाए। बुलाने के बाद अभी उसको फिर से प्रोत्साहित कर रहे हैं, फिर से प्रोत्साहित कर रहे हैं कि चलो अब आदिवासियों के बीच में वो ट्रेडिशनल का गाना आपको गाना होगा, और जिस गाना से आदिवासी के पूरे समाज के लोगों को मुख्य धारा से जुड़े और ये गलत काम से दूर रहे। तो अभी उन गानों को आपके गांव में शूटिंग भी हुआ है?
ये जो आदिवासी का गायकार या सिंगार सिमाल टुडू, इसका जो गाना वहाँ पर शूटिंग हुआ, पूरे ग्रामीणों का और उस क्षेत्र का आदिवासियों का बहुत सहयोग भी रहा और बहुत खुशी हुआ। और इसी के लिए हम लोग और भी चाहते हैं कि कोई भी फिल्म ऐसा उस जगह पर शूटिंग हो। उस जगह बहुत सुंदर जगह है, प्राकृतिक का पूरा सीन है, पहाड़ पर्वत नदी झरना ये सब भरपूर है। गर्मी भी नहीं होती है, गर्मी भी नहीं है, मौसम बहुत अच्छा रहता है। और कोई भी वहाँ जाने से माने अपना तुरंत मन बदल जाता है कि अरे हम कहाँ पहुँचे। तो पहले तो आवागमन का उतना अच्छा ये नहीं था। अभी कोई भी आदमी या कोई भी फिल्म वहाँ शूटिंग करने का बहुत सूटेबल जगह भी है, जी स्पॉट है। और इस बार जो सिमाल टुडू का उस जगह उस गांव में शूटिंग हुआ, हम लोगों को भी माने ये ज़िंदगी में फिल्म शूटिंग का या एल्बम बनाने का एक देखने का मौका भी मिला। कि पहले तो हम लोग देख रहे थे और गाना को भी हम लोग सुन रहे थे कि अरे किस तरह से इसका शूटिंग होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस का तो हम लोग देखे नहीं थे, नहीं था और देखे भी नहीं थे। जैसे कि ऊपर में एक ऐसा ड्रोन कैमरा घूमा, वहाँ से पूरे माने पहाड़ का सीन ले लिया जी। तो उसी तरह लाइट्स कैमरा हाँ लाइट्स कैमरा बार-बार टेक होते हैं, रीटेक होते हैं जी। और ये तो इसका अगुवाई या मार्गदर्शन तो ये हम लोगों का संतोष सरस जी और भैरव महाराज जी थे। और इन्हीं का जो अगुवाई पर हम लोगों को ये देहाती में फिल्म शूटिंग का एक ये देखने को का मौका मिला। आप और लोगों को भी इनवाइट करें फिल्म्स को कि आप आइए। नहीं हम लोग तो हमेशा इन लोगों को इनवाइट करते हैं कि कोई भी अगर इन लोग फिल्म बनाएं तो चलिए अपना प्राकृतिक का सीन को ले ले और अच्छा आपका पूरा सहयोग रहेगा। वहाँ हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा। और आप तो एक बार देख लिए हैं, तो आपको भी कैसा लगा मैडम? हाँ हमें भी अच्छा लगा, बहुत सुंदर जगह है। अच्छा लगा ना जी। और भी आने का हाँ बिल्कुल करेंगे शूट वहाँ पर। जी। और हम लोगों को बड़ी खुशी हुई कि हमारे आदिवासी ये महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उनके गांव में भी शूटिंग हुआ। राष्ट्रपति मुर्मू भी आपके आदिवासी है, धर्म में ही, हाँ आपके समाज से है जी, हमारे समाज से ही है। और हमारे सरना समाज में और कौन सरना धर्म में कौन कौन से आदिवासी जाति आती हैं? ये आते हैं संथाल, हो, मुंडा, माहली, बिरहोड़ और ये आदिम जनजाति जो खड़िया बोलते हैं, ये सब आदिवासी में आते हैं। और इन्हीं सब सरना धर्म को मानते हैं। ये हमारे जो आदिवासी कल्याण मंत्री थे अर्जुन मुंडा, ये भी हम लोगों का सरना धर्म के हैं, ये भी आदिवासी है। उनकी तरफ से आपको बहुत प्रोत्साहन मिलता रहता है। जैसे कि आपने बताया कि आपके अभी जो रेजिडेंशियल स्कूल प्रवासी स्कूल जो खुला है लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, जी तो वो अभी शुरू हो गया है या अभी? हाँ ये शुरू हो चुका है, बच्चे आ गए हैं उसमें पढ़ने। जी। तो उसमें एडमिशन लेने के लिए क्या करना होता है? एडमिशन लेने के लिए उसमें फॉर्म भरना पड़ता है और अपना जिला में उसका चयन होता है। सबसे पहला तो विकलांग लोगों को प्राथमिकता दिया जाता है, उसके बाद अनाथ बच्चे को प्राथमिकता दिया जाता है। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। तो ये जो आप बता रहे थे कि आप लोग मीटिंग करते हैं जैसे जिला स्तर पर, देश के लेवल पर, तो उसमें यही सब आप लोग डिसाइड करते हैं और इस तरीके से आप अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जो पिछड़ता जा रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप इस तरीके से आप लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लोकतांत्रिक वे में आप लोग काम कर रहे हैं। और ये जो हम लोगों का एक औलचिकी मैंने कहा कि पंडित लिपि, ये लिपि जो हमारे ओल गुरु पंडित रघुनाथ मुर्मू ने आविष्कार किया, ये हमारे भाषा हमारे बीजेपी सरकार ने ही 8वीं अनुसूचित में शामिल कर दिया।
इसके लिए अच्छा, ओल चिकी अब ये उसमें आ चुका है, हाँ, शेड्यूल हो चुका हाँ है। शेड्यूल हो चुका है। और भी मैंने स्कूल में ओल चिकी से ट्राइबल बच्चे लोगों को पढ़ाने का मौका मिला। और वो मेरी बेटी रांची में पीएचडी कर रही है। ये ओल चिकी से ही पंडित रघुनाथ मुर्मू का जीवन के प्रति ये पीएचडी करती है। अरे वाह, क्या बात है। और काल उनको अवार्ड भी मिला। बेटी को आप, बेटी को क्या नाम है आपकी बेटी का? बेटी नाम है सलमा टुडू। सलमा सलमा टुडू। सलमा टुडू जी। किस चीज़ के लिए उनको सम्मानित किया गया, अवार्ड मिला है? वो अपना ओल चिकी और संथाली डिपार्टमेंट में वो हाइस्ट हो गई। पीएचडी हो गया उनका? जी। अरे वाह, आपको बहुत बहुत बधाई। जी जी जी। और उसी तरह हम लोग लगे हुए हैं। तो ये जो हम लोगों का सारना धर्म का मान्यता जो सरकार से नहीं मिला है, ये तो मैं उम्मीद करता हूँ और पूरे आदिवासी लोग भी सोचते हैं। जैसे ये जयपाल सिंह मुंडा से लेकर के शिबू सोरेन तक जी। जो झारखंड अलग के लिए लड़ा था, लेकिन किसी सरकार ने नहीं दिया। जैसे हमारे आज बीजेपी सरकार ने ये हमारे झारखंड को अलग कर दिया। उसके साथ साथ ये आदिवासियों का 8वीं अनुसूचित में ये शामिल ये बीजेपी सरकार ने ही किया। आपकी लिपि को? जी, हम लोगों का लिपि को। और उम्मीद रखते हैं ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही माने ये सारना धर्म का कलम कोड का मान्यता भी देंगे बोल के पूरे आदिवासियों का उम्मीद है। मोदी जी सबके इमोशंस का बहुत ध्यान रखते हैं। जी जी। लगता है कितने बड़े पद पर हैं, लेकिन उनको हर एक उनके जब मन की बात हम सुनते हैं तो कहाँ कहाँ के लोगों की वो बात सामने लाते नहीं, हैं। हम लोग भी चाहते हैं ये हम लोगों का दी ऑल इंडिया सारना धर्म का जो ऑर्गेनाइजेशन है जी कि उनका मौन की बात के लिए हम लोग भी बोलना चाहते हैं जी कि एक दिन हम लोग मोदी जी से हम लोग ये देंगे, माने उसको प्रकाश कर देंगे कि आदिवासियों का यही चाहत है कि हमारे ओल चिकी का शिक्षक बहाली हो पूरे देश में। जैसे जिस क्षेत्रों में आदिवासी ट्राइबल लोग रहता है उसी क्षेत्रों में जैसे हुआ ये आपका मुसलमान लोगों का, जैसे उन लोगों को शिक्षक बहाली हुआ है, उसी तरह हो ट्राइबल क्षेत्रों में भी ओल चिकी का पढ़ाई हो और शिक्षकों को बहाली हो। जी। तो अच्छा, ओल चिकी में क्या और भी लेखक हुए हैं, और भी किताबें लिखी गई हैं? जी, ओल चिकी किताब में बहुत किताब लिखी गई है, जैसे कि ओल चेमेन, एलखा, परसी पुहा, लक्चार सेरेन, हितल, बिदु चंदान, खेरवाड़ बीर, ये सब बहुत सारे किताब लिखे हैं। और हमारे महामुहिम तो उसी क्षेत्रों के हैं और वो भी जानती है हमारे ओल चिकी लिपि को। अच्छा, ये ओल राष्ट्रपति जी भी ये भाषा लिखना पढ़ना जानती हैं? ये भी जानती है। अच्छा, ये भी तो जानती है। ट्राइबल में जो आदिवासी समाज है आपका सरना धर्म के, वो सभी लगभग ओल चिकी भाषा लिखना पढ़ना जानते हैं। जो महामुहिम हम लोगों का द्रौपदी मैडम को जो उनका नाम घोषणा के पहले जो हम लोग सुनते हैं कि इनका भी नाम घोषणा होगा, तो भी हम लोगों का राष्ट्रपति पद के लिए, हाँ राष्ट्रपति पद के लिए जी, तो भी हम लोगों का ये ऑर्गेनाइजेशन झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में जो चल रहा है, हमने सब को बोल दिया कि अपना माने प्रार्थना सभा हम लोग कर देंगे, चलो सब जाहिरगाड़ में कि हमारा महामुहिम बन जाए, इसका मौका मिले। मोदी जी को भी हम लोग विनम्र निवेदन किए कि चलो माने इनका नाम जुड़ा जाए। इसी को देख कर के हम लोगों का आपने प्रार्थना सभा प्रार्थना सभा हम लोग किया। करने के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी अपना ट्वीट पर भी लिखा और हमारे आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने भी ट्वीट में लिखा, दिखा दिया पूरा देश को कि आदिवासी सरना धर्म के लोग इस बात को लेकर के उत्साहित हाँ बहुत उत्साहित है और आराधना भी किया, प्रार्थना सभा भी किया। कान्हू जी, ये जाहिरगढ़ क्या है? अभी आपने बोला कि जाहिरगढ़ में हमने प्रार्थना सभा की।
जाहिरगढ़ एक सारना धर्म का पूजा स्थल है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर मंदिर बोलते हैं, मंदिर बोलते हैं, मस्जिद बोलते हैं, गिरजा बोलते हैं, उसी तरह हो सारना धर्म का पूजा स्थल है जाहिरगढ़। जी। तो एक साल में जितने बार हम लोग पूजा पाठ करते हैं वही जाहिरगढ़ में जा कर के ही हम लोग पूजा पाठ करते हैं। इसीलिए ये महामुहिम का जो नाम राष्ट्रपति में आ रहा है जी। प्रत्येक जाहिरगढ़ में हम लोग प्रार्थना किए कि महामुहिम द्रौपदी जी का नाम भी आ जाए। जी। तो इसीलिए हम लोग बड़ी खुशी हुआ कि नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी की महिला, सारना धर्म की महिला महामुहिम बना दिया। इसके लिए पूरे आदिवासी बहुत खुश है, बहुत उत्साहित है। और उसके साथ साथ हमारे अर्जुन मुंडा जी वो भी आदिवासी है, वो भी सारना धर्म के लोग हैं, उसको भी आदिवासी कल्याण मंत्री सेंट्रल में बना दिया। इसके लिए भी नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई जोहार करते हैं। और उड़ीसा का जो विशेश्वर टुडू है वो भी आदिवासी का मंत्री है, उसको भी बना दिया। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को आदिवासियों की तरफ से दी ऑल इंडिया सारना धर्म चेमेट आसरा की तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत जोहार। तो प्रधानमंत्री जी से आप बहुत ज़्यादा आप उनके लिए खुश हैं कि उन्होंने आपके आदिवासी समाज के लिए काफ़ी कुछ किया है, आपकी लिपि को भी उन्होंने जगह दी है। जी जी जी। और क्या भी चाहते हैं, और क्या चीज़ें रह गई हैं जो अभी उनको और करना चाहिए, जिस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को? वो भी हम लोग चाहते हैं ये आदिवासियों का जो सारना धर्म का जो मान्यता 1977 में वेस्ट बंगाल के झाड़ग्राम में तभी तो बिहार था, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा ये 4 स्टेट के लोग बैठ करके आदिवासियों का पूजा पाठ का रेजुलेशन बनाया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि किसी स्तर से हम लोगों का प्रधानमंत्री को दे देंगे कि इसका पूजा पाठ का मान्यता दे। जैसे कि हिंदुओं का सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा का जो जैसे पूजा होता है, जी जी जी, वैसे ही हम लोगों का मान्यता दिया जाए। अभी आदिवासी कितने, लगभग क्या उनकी संख्या होगी? आदिवासियों की संख्या लगभग तो बहुत ज़्यादा ही था, लेकिन पिछले जनगणना में बहुत सारे आदिवासी लुप्त हो गए हैं। लुप्त तो क्यों हो गए हैं? कन्वर्जन की वजह से? जी जी, धर्मांतरण किया, जैसे ईसाई में चला गया। और उसी तरह हो बहुत सारे आदिवासी लुप्त होने जा रहा है। इसीलिए दी ऑल इंडिया सारना धर्म चेमेट आसरा बहुत चिंतित है। कानू जी, लोग इतना आदिवासी धर्मांतरण क्यों कर रहे हैं? जो धर्मांतरण कर रहे हैं उनके लिए उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो धर्मांतरण क्यों ना करें? क्यों आदिवासी, क्यों ट्राइबल्स में ही रहें? आदिवासी लोग तो ज़्यादा अनपढ़ है, तो इसीलिए एक प्रलोभन से, हाँ, गरीब भी है और अनपढ़ भी है, तो ये प्रलोभन दे करके उन लोगों को धर्मांतरण किया जाता है। जैसे आपको नौकरी देंगे या आपका बच्चे को पढ़ाएंगे या आपको कोई बिजनेस करने का पैसा देंगे, इसी तरह से उसको बुझा फुसला करके धर्मांतरण किया है। और इसका किस तरह से आदिवासी ही रहेंगे, उसी के लिए दी ऑल इंडिया सारना धर्म चेमेट आसरा बहुत जगह पर काम किया है और ईसाई से अपना सारना में फिर वापस भी लाया है। अच्छा। और इसके लिए हमारा माझी परगना महाल की तरफ से भी इसका पूरा ऐलान है कि जितने भी ट्राइबल धर्मांतरण किए हैं उसको फिर वापस लाया जाए। अगर नहीं आएंगे तो इसके लिए हम लोगों को फिर आगे कदम करना चाहिए। ये सब आप लोगों ने जी मीटिंग करके डिसाइड कर रहे हैं और किए हैं। तो ज़्यादातर लोग कौन से धर्म में जा रहे हैं, मुस्लिम या फिर ईसाई? ज़्यादातर
ईसाई में जा रहा, मुस्लिम में नहीं के अब बराबर। जाना शुरू है। हाँ, अब जाना एक आध दो जगह पर गए हैं, लेकिन ज़्यादातर वही ईसाई में। एक बार अगर अपना चर्च में चला गया या ईसाई लोग उसके साथ बैठा तो इतना उन लोगों का समझाता है कि आदमी माने का पूरा दिमाग को घुमा देता है। और अंधविश्वास भी बहुत अंधविश्वास बहुत तो है पूरे वहाँ पे चर्च में। अनपढ़, जिस जगह पर अनपढ़ है और नशा है उस जगह पर तो तो अंधविश्वास वो बहुत ज़्यादा है। अंधविश्वास के उनको समझा करके अंधविश्वास पर ही जी 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 उनको धर्मांतरण करवा जी देते जी हैं, जी जी डरा जी के कि तुम पर ये आ गया है, वो फलाना जी जी चीज जी आ गया, उसको हम ठीक कर जी देंगे। जी जी उन लोग तो कहता है कि माने आप लोगों का सारना धर्म में सबसे बड़ा देवता होता है मरांगबुरु, जी। और ईसाई धर्म में तो प्रभु यीशु मसीह है। हाँ। तो उन लोगों का समझाने का इतना तरीका है कि आपका मरांगबुरु इतना शक्तिशाली नहीं है, बहुत कमज़ोर है, और हम लोगों का प्रभु यीशु मसीह हो बहुत शक्तिवान है। माने आपको माने सब रोटी कपड़ा मकान सब देगा, और खाली आप आराधना कीजिए, अपना जो बीमार में पड़ा है वो भी ठीक हो जाएगा, जो बच्चा पढ़ा लिखा है उसको नौकरी नहीं मिल रहा है वो भी नौकरी मिल जाएगा, और नहीं भी मिलेगा तो हम लोग दिलवा देंगे। उसी तरह हो लोगों को समझा दिया जाता है लालच में उनको। जी जी। इसीलिए पहले जो जिस जनगणना में जितना ये था माने परसेंटेज था, आबादी था, तो भी अभी बहुत घट गया है। जो आप ट्राइबल्स कर चुके हैं, तो आप उनके लिए क्या उनको कहना चाहते हैं, क्यों वो वापस आ जाएं, वापस ट्राइब्स में आ जाएं, वापस आदिवासी बन जाएं, वापस सरना धर्म में आ जाएं, क्यों आ जाएं अब वो वापस? नहीं, वो तो धर्मांतरण करना तो बहुत ख़राब चीज़ है। जिस जात में जिस धर्म में जो जन्म लिया है तो उसी में ही रहना है। जैसे कि आप एक गाय ने एक बछड़ा को जन्म दिया है, वो कैसे धर्मांतरण होगा? वो तो कोई बकरी नहीं होगा या कोई भैंस नहीं होगा। उसी तरह हो जिस जात में जो जन्म लिया है उसी में ही रहना है, लेकिन प्रकृति की सेवा करनी। हाँ, प्राकृतिक की सेवा करना है। बिना प्रकृति के तो कोई जीवन ही नहीं है। नहीं, बिना प्राकृतिक का तो कोई जीवन ही नहीं है। और इसीलिए ये जात धर्म को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। जो हिंदू है हिंदू में ही रहे, जो ईसाई है ईसाई में ही रहे। जो आज तो हिंदू धर्म के लोग किसी को वैसा नहीं फुसलाया है कि हमारे हिंदू धर्म में आ जाओ या हम लोगों का रीति रिवाज को मानो, वैसा तो आज तो कोई। हिंदू और सरना धर्म के लोग बहुत समय से शुरू से वो भी लोग साथ में ही रहे हैं, लेकिन कभी कोई एक दूसरे के ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है कि तुम मेरे में आ जाओ या तुम मेरे में आ जाओ। जी। और इसीलिए तो एक कहावत है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वापस में सब भाई भाई। ये सब तो नारा सब भूल गए हैं। अभी इसको खींच रहा उसको खींच रहा, ये तो बहुत गलत है। वो खींचा खींची वाला ये राजनीतिक का ये है, षड्यंत्र है, और इसी से फिर आपस में मन मुटाव शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। कानू जी, आपने बीच में जब हमारी बातचीत हो रही थी आपने बोला लखाईडी दूसरा कश्मीर है, तो मेरे मन में तब से उत्सुकता बनी हुई है कि दूसरा कश्मीर आपने क्यों कहा लखाईडी को? दूसरा ये इसीलिए कहा, वो तो प्राकृतिक का गोद में बसा एक ऐसा बहुत सुंदर गांव है जो नीचे से 12 किलोमीटर ऊपर की वो गांव स्थित है। वो पहाड़ों से हरा भरा है और हरियाली है, और उस गांव में मई जून में भी बहुत ठंडा लगता है। अच्छा। तो इसीलिए उसका नाम छोटा कश्मीर भी कहा जाता है, उस झारखंड में। अच्छा। और इसीलिए उसको हम लोग वो जो मई जून में भी ठंडा लगता है, इसीलिए वो कश्मीर में भी तो ऐसा ठंडा है जी, और सुंदर भी है। और उस जगह में देखने की एक 2-4 ऐसा जगह है, जैसे कि हम लोग राम लखन हाँ टूरिस्ट प्लेस, जैसे राम लखन पांजा बोलते हैं जी, राजा वसा बोलते हैं। राम लखन पांजा राम जी से जुड़ा हुआ जगह है कोई? हाँ, राम और लक्ष्मण और सीता जी वहाँ पर उतरे थे। जो आज उस जगह का नाम राम लखन पांजा रखा गया है। पांजा मतलब उसका पैर का निशान। अच्छा।
तो वहाँ पर राम लखन पंजाब में सीता को छोड़ के राजा के पास राम और लक्ष्मण गया था। तो आज भी वहाँ एक लक्ष्मण रेखा खींचा गया है। वो लक्ष्मण रेखा कोई लड़का अकेला नहीं पार हो सकता है। अच्छा। वहाँ कोई महिला की आवश्यकता है, वो जरूरी है। अच्छा, मतलब अगर आप अकेले जाएंगे तो आप पार नहीं कर सकते? नहीं, कोई भी साथ में कोई भी महिला हो, चाहे कोई किसी भी भी उम्र की, किसी भी उम्र की, छोटी महिला भी हो, छोटी बच्ची से लेकर हाँ के हाँ हाँ, बड़ी तक कोई भी हो सकता कोई है, भी हो सकता तभी है, वो पार कर पाएंगे। तभी वो पार कर सकता है। आपने कभी खुद से कोशिश की है उसको पार करने हम की? लोग बहुत कोशिश किया, बाहर के लोग भी बहुत कोशिश किया। अच्छा। ये हम लोगों का सहारा न्यूज का जो भैरव महाराज जी है, वो एक बार बहुत कोशिश किया, तो हमको बोला कि चलिए प्रधान जी, हम अपना लक्ष्मण रेखा को देखेंगे। तो मेरी वाइफ बोला कि नहीं, बेकार का समय बर्बाद, आप नहीं जा सकते हो। जा कर के देखा, कुछ तो 2-3 कदम गया था, लेकिन उसको हिम्मत नहीं हुआ। वो नीचे इतना बड़ा खाई है, वो गिर जाने से उसका हो गया। तो इसीलिए मैंने वो जैसे कि वहाँ सीता बैठी थी, वो सीता जैसी एक महिला चाहिए। सीता जी ने वहाँ पर ऐसा कुछ कह दिया कि आप लोग मुझे छोड़ करके गए हो इतनी देर तक, तो अब कोई यहाँ से बिना महिला के पार नहीं बिना कर सकता। महिला के ना आप पाए। अच्छा। और दूसरा पर्यटन स्थल आपने कौन सा बताया? दूसरा हुआ सांप कोचा जी। सांप कोचा मैंने 300-400 मैंने फीट के ऊपर से पानी गिर रहा है, झरना है। वहाँ पर ऊपर से एक सांप गिर के मर गया था, इसीलिए वो सांप कोचा। हाँ हाँ, उसी जगह पर हम लोग पर्यटन स्थल के रूप में बड़ा डैम बनाने के लिए जल संसाधन विकास को लिखे हैं, और इसीलिए हम लोगों के अर्जुन मुंडा जी से भी मिलना चाहते हैं। और वहाँ पटका प्रखंड, डुमरिया प्रखंड और मुसाबुनी प्रखंड, 3 प्रखंड के किसान लोगों का लाभान्वित होगा। और पर्यटन स्थल के साथ साथ किसान लोगों का भी बहुत लाभान्वित होगा। और एक ऐसा ऊंचा जगह है, उसको हम लोग कहते हैं दिसोमनेल। दिसोम का मतलब हुआ दुनिया। अच्छा। वहाँ आप चढ़ने से पूरा दुनिया दिखेगा। जैसे हम लोगों के नज़दीक बहुत बड़ा शहर है जमशेदपुर, टाटानगर, जी जी जी, वो तो एकदम वहाँ से बहुत नीचे दिखेगा, इसीलिए वो सब देखना लायक है। और पर्यटन स्थल मतलब वहाँ से झारखंड के बहुत सारा, झारखंड उड़ीसा दिखेगा, उड़ीसा भी दिखता है। हाँ, वहाँ से और वेस्ट बंगाल भी दिखता है। अच्छा, इतना ऊंचा है जी। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये 3 स्टेट दिखता है उसमें से दिखते हैं जी। तो अब तो आपसे सुन के मन कर रहा है कि हम भी जाकर देखें। आइए, हम लोग स्वागत है और आपको दिखा देंगे, तो अब जा कर के आप लोग भी थोड़ा सा मन उत्साहित होगा कि सहयोग देने के लिए भी आप लोग तैयार हो जाएंगे। दर्शक सुन रहे हैं तो अब मुझे लग रहा है कि वो सुन करके जाने का जरूर सोचेंगे, इतनी अच्छे सुंदर जगह में। तो वहाँ पर फिर अगर लोग जाएंगे तो कहाँ वहाँ पे ठहरने रहने की व्यवस्था है? नहीं, अभी तो पहले व्यवस्था नहीं था। अभी ग्रामवासियों के अभी हम लोग सरकार को लिखे हैं और मान्यता भी हो गया। अगर हम चले जाएंगे तो हम कहाँ ठहरेंगे? ग्रामवासियों के घर में? अभी तो हम लोगों के ग्रामवासियों के घर में ही ठहरना पड़ेगा। तो इस साल हम लोगों का विधायक शिलान्यास किया है गेस्ट हाउस बनने के लिए। अच्छा। तो ये अगर बन जाएगा तो रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। और अभी अगर तत्काल जाओगे तो वही लखाईडी के ग्रामीणों के घर में ही रहना पड़ेगा, जैसे हम लोग रह रहे हैं। माने खटियापुर हम लोग तो सोते हैं। और अच्छा है ना, आप प्रकृति की पूजा करते हैं, थोड़ा हम भी प्रकृति के साथ आके जुड़ लेंगे, ये तो और अच्छा है। नहीं, ये तो सबको ही बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई बाहर से लोग जाते हैं तो हम लोग अपना साल पत्ता में हम लोग खाना देते हैं, उन लोगों को बड़ी खुश होता है कि साल पत्ता तो बहुत शुभ होता है। आते हैं अभी वहाँ पर? हाँ, घूमने आते हैं जी, घूमने आते हैं। ठीक है। और वो देहाती है। तो अगर कोई आना चाहे तो कैसे आएगा? मतलब रांची पहुँचे पहले? हाँ, रांची से जमशेदपुर। अच्छा। जमशेदपुर से आपका हल्दीपुखुर जो उड़ीसा बारीपोदा लाइन है, हल्दीपुखुर से फिर हम लोगों का लखाईडी के लिए। अच्छा, ठीक है। और ये हम लोगों का देहाती में यही हम लोगों को ज़्यादा खुश लगता है कि पहले से जो आदिवासी लोग तो अपना
चावल जो ढेकी से कुटा हुआ चावल ज़्यादा पसंद करते हैं। ढेकी मतलब? ढेकी मतलब लकड़ी से बनाया हुआ है। वो अभी जो हम लोग होलार में, अच्छा, वो जो धान ऐसे होता है, क्या बोलते हैं हाँ, उसको क्या बोलते हैं, ढेकी से ओखली, उसको ओखली 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 बोलते हैं। हाँ हाँ, वो जो ऐसे होता है और उसमें एक डंडा से। हाँ, नहीं वो ओखली डंडा से नहीं, हाँ। वो पैर से वो दबाता है। अच्छा, हाँ पैर हाँ से हाँ, दबाता जी है, जी ऐसा जी। गिरता है जी। वेस्ट बंगाल के लोग जी भी जी करते जी हैं, देखा है, जी देखा जी है जी मैंने, जी जी। जी। अच्छा, तो उसका क्या कहा आपने? उसको हम लोग आदिवासी भाषा में बोलते हैं ढींकी। ढींकी। जी। तो जो लोग जाते हैं उन लोगों को ये सब भी देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है और खाने को भी मिलता है। अच्छा। उसी का चावल। और आपने मुझे बताया था एक मिर्च के बारे में भी, बहुत छोटी छोटी धान की जैसा मिर्च होती है, बहुत तेज होती है जी। वो क्या होता है उसको आदिवासी भाषा में बोलते हैं चावले मारिच। अच्छा। धान का चावल तो चावले हम लोग बोलते हैं। अच्छा। वो दवा के रूप में भी बहुत लगता है। ये जो मैं गांव में वैद्य का काम करता हूँ जी। और इसमें किसी को गठिया का बात हुआ तो अपना वो धान मरीच जो आप बोले उसको भी मैं 1-2 पीस लेता हूँ दवा के रूप में। अगर कोई टूरिस्ट वहाँ जाता है, कोई घूमने के लिए जाता है, तो एक तो वो नेचुरल चीज़ें तो घूम ही रहा है, ठीक है, और साथ में वो एक गाँव का भी नेचुरल वातावरण में रहेगा, साथ में एक मेडिकल टूर भी हो जाएगा। नहीं, एक और मैडम वहाँ का ये है, जो बाहर से लोग आएंगे तो वहाँ नशा मुक्त गांव है। अच्छा। बहुत सारे लोग अपना वो लाल वाला पीला वाला ले करके जाते हैं, लेकिन वहाँ वो नहीं चलेगा। हम लोग उसमें लिख भी दिए हैं, ये पूर्ण रूप से इस गांव नशा मुक्त है। भाई जो जाना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि वहाँ पे किसी तरह का नशा, कोई सिगरेट बीड़ी शराब कुछ भी वहाँ पे अलाउड नहीं है, किसी भी तरह का नशा अलाउड नहीं है। नहीं। तो बहुत ही अच्छी इतना बात बड़ा है। वहाँ पर घने जंगल है। तो आज तो उस पहाड़ में तो बहुत किस्म का सांप रहता है। आज तो किसी को सांप तो नहीं काटा है। और ज़्यादा एक आश्चर्य की बात है, उस गांव में रात को रहने से मच्छर तो नहीं काटता है। मच्छर भी नहीं है वहाँ पर? नहीं, मच्छर बहुत है पहाड़ में, लेकिन काटते नहीं? नहीं, घर में नहीं काटता है। अच्छा, कोरोना, मुझे इसी से याद है कि कोरोना हुआ था, तो वहाँ पे किसी को कोरोना हुआ है? नहीं हुआ। वहाँ पे किसी को कोरोना नहीं हुआ? किसी को कोरोना नहीं हुआ। और हम लोगों का कोरोना का इतना भय भी नहीं था, क्यों, हम लोग तो इतना शुद्ध जगह पर रहते हैं, इतना ऊंचा में रहते हैं। तो कभी हम लोग छोटा मोटा, तो भी तो लॉकडाउन था जी। तो देहाती में कुछ बाजार लगता था, पुलिस का डर के वजह से हम लोग मास्क लगाते थे। तो और देहाती में ऐसा मास्क फास्क कोई लगाते नहीं थे। तो वो तो शुद्ध ग्रामीण क्षेत्र है, तो बाहर से संपर्क होगा तो भी ना कोरोना का कोई भय भीत रहेगा। तो हम लोग बाहर से तो कोई किसी से संपर्क नहीं है। कान्हू जी, तो क्या आदिवासी समाज में कुछ साक्षर भी हैं क्या लोग वहाँ पर, आगे कुछ बड़े हैं, ऐसे कोई लोग हैं तो बताइए। हाँ, वैसे तो मैंने आदिवासी समाज में तो बहुत है। जैसे कि इसके पहले मैंने कहा कि हमारे महामहिम को राष्ट्रपति बना दिया, उसके साथ ये हमारे आदिवासी ही अर्जुन मुंडा सेंट्रल का कल्याण मंत्री बना दिया। और उसके बाद उड़ीसा के विशेश्वर टुडू, वो भी आदिवासी है, वो भी मंत्री है। और वो नासा में भी कुछ गया है। नासा में भी गए हैं आपके समाज से लोग? हाँ, हम लोगों के समाज के लोग वहाँ भी गए हैं। और अभी तो बहुत, जैसे कि हमारे लखाईडी गांव के लोग भी। आपकी खुद की बेटी पीएचडी है? हाँ, मेरी बेटी तो पीएचडी है और बेटा भी यही दिल्ली में रहता है। और वहाँ के बहुत सारे बच्चे, जैसे कलकत्ता में है, कोई भुवनेश्वर में है, आगे की जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं। जी, हायर स्टडी कर रहे हैं। 2000 के पहले तो ऐसा कोई देखने वाले था नहीं। जैसे 2000 में हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में एक आईएएस जिसका नाम कमल किशोर सन, वो ट्रेनिंग के पीरियड में गए थे। वहाँ वो लखाईडी गांव जा कर के वो पूरा सर्वे किया। सर्वे करके वो तुरंत स्कूल का सेंक्शन करा दिया तुरंत। और उसके साथ वहाँ हमारे डुमरिया प्रखंड के 30 बच्चे को रामकृष्ण मिशन इंग्लिश मीडियम में फ्री ऑफ कॉस्ट का एडमिशन करा दिया।
और उसके साथ उसी समय हमारे निधि खारे मैडम डीसी थी। ये दोनों का सहयोग से ये हमारे लखायरी गांव का और पूरे डुमरिया प्रखंड का बहुत सारे विकास हुआ। और ये जो हमारे गांव में मैं जो विद्यालय चला रहा, ये लड़का लड़की बच्ची थी जी। तो लड़का लोगों का तो रेसिडेंशियल हो गया। अभी जो बच्चे हैं लड़की बच्ची, उन लोग मेरे सामने रोने लगी, तो उनको मैं अभी रखा हूँ। हमारे माननीय ये उपायुक्त जो निधि खारे थी, उनका ही एक अगुवाई मार्गदर्शन था। RSB ट्रांसमिशन इंडिया लिमिटेड एक छोटा सा व्यवसायिक कंपनी है ये में जमशेदपुर के गम्हरिया में। वो हम लोगों का गरीब बच्चे के लिए राशन पानी का सहयोग वो अभी भी कर रहा है, SK बेहरा जी। तो आज भी उन्हीं का ही बहुत बड़ा देन है। और इसका ये लाइन अप हमारे निधि खारे मैडम ने किया था, जो दिल्ली में अभी भी हाँ क्रम रहता है। और इन्हीं जो हम लोगों के गांव का या और हमारे डुमरिया प्रखंड को जो देखने वाले 4 IAS है, जैसे एक तो निधि खारे मैडम हुई, दूसरा कमल किशोर सोन, और ये उनकी वाइफ है आराधना पटनायक। जो आराधना पटनायक जो झारखंड के शिक्षा सचिव बनी, उसी समय ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय का दर्जा दिया, वही मैडम जो आज भी हम लोग उनसे बात करते हैं और मिलते भी हैं। और उन लोगों को ही हमने फिर प्रयास कर रहे या गुहार लगाते हैं कि ये पर्यटन स्थल जो हम लोग लिखे हैं वहाँ का, ये सीता झरना का, हाँ पर्यटन को बढ़ावा मिले। सीता झरना या राम लखन ने ये सापकोचा में जो बनने के लिए, डैम बनने के लिए हम लोग जो लिखे हैं, तो फिर हम लोग चाहते हैं कि अगर वहाँ पर बन जाए तो बहुत सारे 4 प्रखंड के आदिवासियों का लाभान्वित होगा। तो ये थे हमारे साथ कानूराम टुडू जी, जिनसे हमने आदिवासी समाज के बारे में बात की। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और ज़्यादा आपको ट्राइबल्स के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन नॉलेज बढ़ी होगी। यदि फिर भी आपके मन में कुछ दुविधा रह जाती है और आप कुछ जानना समझना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने प्रश्न लिखिए, उनका उत्तर हम आपको ज़रूर देंगे। तो जब भी देखें और सुने तो अच्छा देखें, अच्छा सुने, और इसके लिए देखते रहिए मधुनामा। धन्यवाद।